गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट बीए, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा किया था जो प्लानिंग था। प्लानिंग की एक्सरसाइज बाकी थी जिसके लिए आज मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ। पीडीएफ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसके पीडीएफ में जो क्वेश्चंस के ऑर्डर्स हैं और पेजेस हैं वो आगे पीछे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। और दूसरी बात कि एक्सरसाइज के भी इमेजेस हैं आपके पास, तो उसमें से आप देख लेना कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ नहीं जा रहे, उसका रीज़न ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें आपको क्लियरली सारे पॉइंट्स आपको समझाए गए थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट पहले एक और इन्फॉर्मेशन है। इसी मंथ के लास्ट में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा इंग्लिश एंड सेकेंड वन होगा बीए। अब इंग्लिश में आपको यूनिट 1 और पोएम नंबर 1 का एग्ज़ाम देना है, और बीए में चैप्टर 1 एंड 2 का एग्ज़ाम देना है। तो चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपना चैप्टर 4 फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप दोनों सब्जेक्ट के जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दोगे। ये एग्ज़ाम इसी मंथ के लास्ट में 27 to 30 के बीच में होने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अपना चैप्टर क्या दिया हुआ है। चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। मैनेजमेंट के अपने 3 फंक्शन, मैनेजमेंट में हमने देखा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, उसके बाद आता है सेकेंड फंक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, देखते हैं। द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज सेट बाय प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो सेट करने का काम कौन करता है, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें डिसाइड करते हैं कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाली है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग बट ऑल्सो ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा ये इस बेस पे नहीं कह सकते कि प्लानिंग हमने किया है। सिर्फ प्लानिंग कर देने से मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी प्लानिंग आपने डिसाइड की है उसको आप जहाँ पे भी यूज़ करना है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से, इफेक्टिव ढंग से और सही ढंग से करो, तो ही प्लानिंग को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर that is formed to enable effective implementation of planning is called organizing. Okay, what is organizing? Explain the meaning of organizing. Give the definition of organizing. तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे दिया है द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एक फॉर्मल, इनफॉर्मल की बात नहीं की है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना ना हो। बिजनेस में इनफॉर्मल चीज़ों की वैल्यू ही नहीं होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो फॉर्मल कैटेगरी का होता है। तो द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करते हैं जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग को हेल्पफुल बनाता है। यानी जब हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें मदद करता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या करोगे फिर से, अब फॉर्मल सॉरी okay, the formal administrative structure that is formed unable to effective implementation of planning is called organizing. Okay, next है, when more than one person are working towards the achievement of a common goal the effective organization is essential. okay, जहाँ पे भी किसी भी जगह पे हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई छोटी सी फर्म हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे मोर देन वन पर्सन, यानी जहाँ एक से ज़्यादा लोग किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हो, तो वहाँ पे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है,
The success and goal achievement of any unit work depend on proper division of work. Okay, the success and goal achievement, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, आपने जो बिजनेस के लिए गोल सेट किया है उसे अचीव करना, कब सक्सेसफुल होगा या आप कब उसे अचीव कर पाओगे, जब आपने काम का डिवीजन प्रॉपर ढंग से किया हो। यानी हर उस एम्प्लॉय को वही काम दिया जाना चाहिए जिसे करने में वो कैपेबल हो। एक साइंस के टीचर को आप एसएस पढ़ाने के लिए दे दो तो वो उतना ही कर पाएगा जितना कि उसकी कैपेबिलिटी है। वो जितना साइंस को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है उतना शायद एसएस को नहीं पढ़ा सकता। तो वही है कि जो एम्प्लॉय जो काम करने के लायक है, जो काम वो कर सकता है बेटर तरीके से, हमें उसे वही काम प्रोवाइड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन of authority and responsibility, delegation of authority among the employees। अब यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस हो तो आपके जो भी अचीवमेंट का जो गोल अचीवमेंट की जो टारगेट है उसमें आप फेल हो सकते हो। क्योंकि ये दोनों में अगर इक्वालिटी नहीं हुई, मीन्स कि बैलेंस नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, वो जो भी हमने जो टारगेट सेट किया है ना कुछ भी पाने की, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी फॉर्म अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसी पर्सन को उतनी ही सौंपनी चाहिए जितना उसको हमने पावर प्रोवाइड की है। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अमोंग एम्प्लॉयज, और उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है। द ऑब्जेक्टिव विच आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, द ऑब्जेक्टिव विच इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब कौन से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देना है, तो जो ऑब्जेक्टिव आपने जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया उस टाइम आपने जो डिटरमाइन किया, यानी जिसका आपने चुनाव किया, उसी से रिलेटेड हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी है। आर मैथोलॉजिकली अप्लाइड एंड द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वेटिबल। ओके, जिसको आप मैथड को फॉलो करते हुए उसे अप्लाई कर सकते हो, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन इन्वेटिबल। और इससे क्या होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है सक्सेस के लिए, उसकी जो चांसेस है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। हेंस इट इज सेड दैट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना है, जनरली ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। हेंस इट इज सेड दैट प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, कोऑर्डिनेशन इज सोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी। ओके, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इफ प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लानिंग क्या है बिजनेस के लिए, प्लानिंग है ब्रेन। ओके, हमारी बॉडी में जिस तरह से ब्रेन का इम्पोर्टेंट है, सेम एज बिजनेस में प्लानिंग का इम्पोर्टेंट है। तो अगर प्लानिंग ब्रेन है तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी में, सोल यानी जो आत्मा का काम करता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या काम करता है, बॉडी स्ट्रक्चर का काम करता है। तो याद रहेगा, इफ प्लानिंग इज अ ब्रेन देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बॉडी है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी देन व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या रहेगा, ब्रेन। फिर ये भी पूछ सकते हैं, इफ प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ अ बिजनेस देन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, तो याद रखना है सोल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग। इन अ जनरल वर्ड, the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards people actively engaged for common goal is organizing। जनरल वर्ड में ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या दिया है, तो जब एक हम स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं जिसके थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
हम उन लोगों को सौंपते हैं जो कि किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एंगेज होते हैं, मीन्स कि किसी पर्टिकुलर काम के साथ जुड़े होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है डेफिनेशन में देखते हैं, एज पर चेस्टर आई बर्नार्ड द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल देन कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ कोऑपरेशन, जब कोई भी एक्टिविटी किसी के कोऑपरेशन यानी किसी की हेल्प से, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिलके काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बनता है उसको आप क्या कहते हो, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आता है, एज पर ल्यू एलन ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग वर्क टू बी फॉर्म्ड। ओके, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो एक आइडेंटिफाइंग है मतलब कि पहचान है, और क्लासिफाइंग है मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का जो भी आपने डिसाइड किया है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जहाँ पे हम डेलीगेशन यानी जो भी आप डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और अधिकार देते हो, एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ enabling people to work most effectively together accomplishment of objective। और क्योंकि वहाँ पे हम किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में एक क्या होता है, एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और वो रिलेशनशिप किस में हेल्प करती है, तो पीपल को एक दूसरे के साथ बांध के रखती है, एंड द मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और वो कोई कॉमन जो ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है उसके लिए मिलके काम करते वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के 3 से 4 डेफिनेशन है, उसमें से आपको जो भी इजी लगे वो लिख सकते हो, बिल्कुल भी मार्क नहीं कटता है, तो आपको यहाँ टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है। ओके, कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कॉन्सेप्ट में इट इज इनवेटिबल हैव टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्वेटिबल का मतलब क्या होता है, वेरी यूजफुल या वेरी नेसेसरी, मीन्स कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आप डिसाइड करो। Most of problem of management arises due to ineffective organization in the management। मैनेजमेंट में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्यों अराइज होते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम हम क्यों देखते हैं, उसका रीज़न होता है इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से नहीं बनाए होते हैं, लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से प्रोवाइड नहीं करते, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, हमारा गोल्स कॉमन नहीं होता है, जिसके कारण मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। Hence, the business unit could not achieve its goal in स्पेसिफिक टाइम। और यही रीज़न होता है कि सब अपने हिसाब से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ढंग का नहीं होता है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक टाइम में हमने जो गोल अचीव करने का टारगेट रखा होता है वो टारगेट फुलफिल नहीं हो पाता है। ओके, इफ़ द बिजनेस यूनिट हैज़ कैपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, अगर कोई भी बिजनेस कैपेबल है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि देन थ्रू द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एनर्जी एंड मनी कैन बी सेव्ड एंड प्रॉब्लम इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कैन बी अवॉइडेड। अगर आपने इफेक्टिव प्लानिंग की है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग की है, तो उससे क्या होगा कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, टाइम बचेंगे, एनर्जी बचेगा, पैसे बचेंगे, और आप क्या होगे, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे दूर रहोगे, सारी एक्टिविटीज़ को जो कि अनअवॉइडेबल है, मीन्स कि जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो स्टार्टिंग से ही, और हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो आज हम अपने टॉपिक में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।